स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी लोगों का। तो हो जाइए तैयार अपने मंजिल को पाने के लिए। एसएससी जीडी का जो भी छात्र मेरे सपना देख रहे हैं वो अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे अगर उनमें कड़े मुकाबले करने की ताकत, बेहतर साहस और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करने का जज्बा है तो मंजिल तक जरूर पाएंगे। कहते हैं ना कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ, स्वागत है, तैयार हो जाइए और आरंभ से लेके अंत तक सेशन में बने रहिए और साथ में आप कमेंट भी करके बताते रहिए। आखिरी में ये जरूर बताइए कि आपके इस सेशन में कितने सवाल सही हुए, आपने इस एसएससी जीडी के आयोग के कितने सवालों की समझ आप रखते हैं, कितना बेहतर समझते हैं, कितना नहीं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सौरमंडल, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो वह है आपका एक्सोप्लैनेट, जो हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे का भी परिक्रमा करता रहता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? बहुत ही फेमस सवाल है, बार बार पूछा गया है। कापरनिकस ने 1543 के लगभग में खोज किया था। किसका? सौरमंडल का खोज करने वाले व्यक्ति यही थे। बाकी समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन थे आपके? वास्को डिगामा। ग्रह का वातावरण किस गैसों से बना हुआ है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से इसका इन्वायरमेंट घिरा हुआ है। किसका? मंगल ग्रह का। और आप जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है मंगल जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं। किसके? मंगल के। और आप जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, यानी सूर्य के बाद के जो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बुध के बाद, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मर्क्यूरी भी कहते हैं। बुध के बाद आपका शुक्र है और शुक्र के बाद फिर आपका है शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो पृथ्वी हमारा जो है वो मंगल और शुक्र के मध्य में स्थित है। और आप जानते हैं बुध और शुक्र हमारे ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आते हैं अगले सवाल पर। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह का परिक्रमा करता है? आप सभी जानते हैं बृहस्पति का। और हमारा सबसे बड़ा अगर ग्रह है तो वो कौन सा है? बृहस्पति है। दूसरा बड़ा ग्रह है आपका शनि, तीसरा अरुण है, चौथा वरुण है। सबसे छोटा हमारा ग्रह कौन सा है? तो बुध है सबसे छोटा। और सबसे तीव्र घूर्णन करने वाला भी ग्रह आपका कौन सा है? बुध है। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो चुका है? बृहस्पति। और दूसरा हो चुका है शनि। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसे आप लोग चंद्रमा कहते हैं या चंद्रमा के नाम से जानते हैं। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा बड़ा ग्रह टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? अभी हम लोगों ने बात किया शनि। हमारा दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। और शनि का उपग्रह है जिसका नाम क्या है? टाइटन। ठीक है। और इस शनि जो है ये बिल्कुल सेबर रिंग्स, 7 वलय या 7 छल्ले इसके चारों तरफ घिरे हुए दिखाई देते हैं। किस ग्रह के किनारे? शनि के। पर इन सब ग्रहों पर जीवन की संभावना नहीं है क्योंकि ऐसे गैसों का यहाँ पर विकास होता है जो मानवीय जीवन के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं वो है मंगल और बृहस्पति। मैं आपको बताऊं कि यह आपका बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसमें धूल, कण, पत्थर इत्यादि शामिल हैं। उसके बाद आपका बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर अरुण और वरुण। इस तरह से ग्रहों का क्रम है। तो ये मंगल यानी मार्स और जुपिटर के मध्य में एस्ट्राइड नाम का क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। तो किन दो ग्रहों के मध्य है? मंगल और बृहस्पति के मध्य। तो आप देखो इस दृश्य से आप एक भी समझ सकते हो कि सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद फिर कौन सा है? वीनस। वीनस के बाद अर्थ। अर्थ के बाद आपका है
मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, उसके बाद आपका है यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो सूर्य के सबसे करीबी ग्रह का नाम क्या है? बुध। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका वरुण। और दूसरा पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। इसे भी याद रखना, ये सवाल पूछे जाते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो प्यारे साथियों, जो भारतीय प्रायद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल ये मैं आपको पूर्णतः और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। वेगनर महोदय ने कल्पना की कि करोड़ों साल पहले क्या था कि दुनिया के जितने भी पिंड थे, जितने स्थलीय भाग थे, वो आपस में आकर जुड़ गए और जुड़े तो एक बड़ा विशाल महाद्वीप बन गया। ये क्या बना? एक विशाल महाद्वीप बन गया और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? पैंजिया। देखो ये आपकी यूपीपी में पूछा भी गया। तो दुनिया का सबसे विशालतम जो महाद्वीप बना वो पैंजिया, और इसके चारों तरफ जो जलीय भाग था, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी पर 71% जल है और 29% के आसपास स्थल है, तो इसके चारों तरफ जो जल एकत्रित हुआ उसे क्या नाम देते हैं? पैंथलासा। तो पहले तो ध्यान में रखना है आपको कि दुनिया का सबसे विशालतम जो महाद्वीप बना उसका नाम क्या है? पैंजिया। उसके चारों तरफ जो जल एकत्रित हुआ उसे क्या कहते हैं? पैंथलासा। लंबे समय के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद घटनाएं क्या हुई कि जलीय भाग में हलचल हुआ, और इस हलचल के होने की वजह से क्या हुआ कि इस पृथ्वी या भूभाग में कहते हैं दरार पड़ गई और इसका एक टुकड़ा अलग हो गया। एक टुकड़ा जो ये अलग हुआ, जिस पर मैं एरो दिखा रहा हूं, ये इसका दक्षिणी भाग अलग हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। और उसके कई वर्षों बाद फिर उससे उत्तरी टुकड़ा भी अलग हो गया, इसका नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। तो माना जाता है कि आरंभ में, करोड़ों साल पहले की घटना है, आरंभ में एक ही महाद्वीप था पैंजिया। उसके बाद करोड़ों साल बाद उसमें ऐसी घटनाएं हुई कि उसका एक टुकड़ा अलग हुआ जिसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड, और फिर एक दूसरा टुकड़ा अंगारा लैंड। अभी 2 टुकड़े जब अलग होंगे, यानी कुछ ऐसा स्वरूप बन गया, उत्तरी टुकड़ा एक हो गया और एक दक्षिणी टुकड़ा हो गया, ये बीच का भाग खाली हो गया, तो यहां पर एक सागर का निर्माण हो गया जिसे हम लोग कहते हैं टेथिज सागर। टेथिज सागर बन गया मेरे दोस्त। और कहते हैं कि अब ये क्रम चलता रहा और करोड़ों साल बाद भी क्या हुआ कि जो दोनों टुकड़े हुए, इसमें सबसे पहले आपका गोंडवाना लैंड हुआ था, ये गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े हुए और इस तरह होते होते इससे कई महाद्वीप का निर्माण हुआ। इसी का हिस्सा एक तो है प्रायद्वीपीय पठार, इसी से अफ्रीका महाद्वीप बना आपका उस भूभाग को अलग होकर, इसी से आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना, इसी से आपका दक्षिणी अमेरिका बना और इसी से अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिका। बाकी अगर मैं आपको यहीं पर बताऊं तो भारत का जो हिमालयन हिस्सा है या उत्तरी भारत जो है, उत्तरी भारत, साथ में उत्तरी अमेरिका और साथ में यूरेशिया, ये तीनों भूखंड जो हैं मेरे मित्र, ये किसके हिस्से हैं? तो ये लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के हिस्से हैं। तो क्योंकि लॉरेंसिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड दक्षिणी टुकड़ा था, अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहते हैं। तो लॉरेंसिया का भी विभाजन हुआ या उसका विभाजन हुआ तो क्या बना? उत्तर भारत का निर्माण हुआ जिसमें हिमालय वगैरह हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना, यूरेशिया, यूरोप और एशिया। लेकिन गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? प्रायद्वीपीय भारत बना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी का निर्माण हुआ किससे? गोंडवाना लैंड से। अगले सवाल पर आते हैं, सैंडस्टोन निम्न में से किसका उदाहरण है? सैंडस्टोन जो है ये प्रमुख उदाहरण माना जाता है किसका? तलछटी पत्थरों का उदाहरण माना जाता है। कौन? सैंडस्टोन। अब देखो ये कैसे समझ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे रॉक्स, चट्टानें। हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार की रॉक्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली होती है आपका आग्नेय चट्टान, इग्नस रॉक। फिर आपकी होती है दूसरी अवसादी चट्टान, और तीसरी आपकी होती है कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है।
इन्हीं चट्टानों के स्वरूप, यही आग्नेय चट्टानों का ही अपक्षय और अपर्दन होता है तो क्या बन जाता है, अवसादी चट्टान बन जाता है। और इन्हीं अवसादी चट्टानों पर जब दाब और ताप दोनों अधिक होते हैं तो वही चट्टान क्या बन जाती है, कायांतरित या रूपांतरित, जिसका बिल्कुल रूप बदल जाता है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि महिलाओं को खूब देखते होंगे आप इस चीज़ का कि मेकअप से पहले उनका दृश्य क्या होता है और मेकअप के बाद आप पहचान नहीं, काया पलट जाता है। तो वैसे ही जब चट्टानों पर ताप और दाब दोनों खूब बल से लगाया जाता है तो चट्टानें एकदम बिल्कुल निखर जाती हैं, स्वरूप ही बदल जाता है। बिल्कुल कहते हैं कि जो बलुआ पत्थर है वो संगमरमर बन जाता है, यानी कायांतरित हो जाता है, काया एकदम बदल जाती है। तो इन्हीं चट्टानों का ये स्वरूप होता है। अगले सवाल पर आते हैं मित्र। तो अगला प्रश्न है, बहिर्वेधी चट्टान एक प्रकार होती है, यह चट्टान किसका स्वरूप होती है, आग्नेय चट्टानों का ही स्वरूप मानी जाती है बहिर्वेधी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है, तो वह आपका है चूना पत्थर। क्योंकि चूना पत्थर किसका हिस्सा है, तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सभी अवसादी चट्टान हैं और इन्हीं पर जब ताप दाब बनता है तो ये चट्टानें कौन सी हो जाती हैं, कायांतरित। बाकी संगमरमर, स्लेट, नीस, ये सभी कैसी चट्टान हैं, कायांतरित चट्टान हैं। चूना पत्थर जो है और बलुआ पत्थर जो है ये दोनों कैसी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल, कई बार पूछा जाता है। प्रेरी, मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेरे मित्र, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गर्म घास के मैदान और एक होते हैं ठंडे। तो जो गर्म घास का मैदान होता है उसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। जो ठंडे घास के मैदान होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये कहीं नोट भी कर लेना अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं तो कौन सा है, लानोज, ये कैसा घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय। सेलवास, यह भी कैसा घास है, उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी वाले। और कंपास, ये भी कैसे हैं, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। लेकिन समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहें तो एक तो नाम लिखा आपने प्रेरी, तो प्रेरी कैसा है आपका, समशीतोष्ण घास का मैदान है। कहाँ कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में से प्रेरी कहते हैं। लेकिन वहीं पर ठंडी घास स्टेपी, ये कहाँ नाम जाना जाता है, यूरोप में। इसी ठंडी घास को यूरोप में क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। और इसी ठंडी घास को हम लोग दक्षिण अमेरिका में पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। और इसी को दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। धौलागिरी हिमालय की एक पर्वत चोटी है, ये कहाँ पर पाई जा रही है, तो धौलागिरी जो है ये नेपाल में पाई जाती है। और धौलागिरी की जो स्थिति है तो ये किस हिमालय पे पाई जाती है, महान हिमालय पर। किस पर, महान हिमालय पर, या जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, जिसका विस्तार ही नंगा पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। कहाँ तक, नामचा बरवा तक। और इसी महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वह 8,849 मीटर हो चुकी है। क्योंकि 0.6 इसकी वृद्धि हुई है तो अधिकतम कह सकते हैं 8,849 मीटर। तो उसी में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक तमाम चोटियां स्थित हैं, जिसमें एक धौलागिरी है जो इस समय किस देश में है, नेपाल में है। दक्षिण अफ्रीका के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, चलो अब कमेंट करके मुझे लगता है आप बता सकते हैं। अभी मैंने बताया कि समशीतोष्ण घास के मैदान को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। और इसी समशीतोष्ण घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। और इसी समशीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। और यही समशीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं, पंपास कहते
देखते हैं ये सभी समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। मैंने बताया घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, गर्म उष्णकटिबंधीय और ठंडे समशीतोष्ण। इसके पहले के सवाल पर मैंने आपको बताया। अगला सवाल है, फ्रांस और स्पेन की सीमा कौन सा पर्वत शिखर स्थित है दोनों की सीमा पर? तो वह आपका है पेनेरीज पर्वत, जो फ्रांस और स्पेन के मध्य विभाजक का भी काम करता है, पेनेरीज पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है, तो इसका विस्तार ही हमको कहाँ मिलता है? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का। ओजोन रिक्तीकरण किसके सबसे ज़्यादा होता है? किसके पास ओजोन रिक्तीकरण सबसे ज़्यादा दिखाई देता है या इसका विस्तार हमें मिलता है? तो वो ध्रुवों पर इसका विस्तार सबसे ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम इसका विस्तार देखा जाता है। वायुमंडल में ओजोन की कमी से जोड़ा गया है, तो इस किसको जोड़ा गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप CFC कहते हैं। ठीक है, इसके रिसाव से क्या होता है? ओजोन की रिक्तता होती है, और अगर ओजोन छिद्र हो गया तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जो रोकता है वो अगर सीधा अर्थ पर आएगी तो इंसानों पर अगर पड़ेगी तो इंसानों को नाना प्रकार की व्याधियां होंगी, तमाम प्रकार के कैंसर होंगे, चर्म कैंसर, अनेकों प्रकार की व्याधियां होंगी। और ये CFC गैस रिलीज हो रहा है, जितने भी प्रेशर की, जितने भी कह सकते हैं कि पैकेट ऐसी वस्तुएं आ रही हैं जो बिल्कुल प्रेशर से यूज की जाती है। जैसे हम अगर बात करें कि हम लोग परफ्यूम का यूज कर रहे हैं, या फ्रिज हो गया आपका, AC हो गया, ये सब चल रहे, इन सब से जो गैसों का रिसाव होता है वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बिल्कुल नुकसान कर रहा है किसको? ओजोन की परतों को दर बदर क्या कर रहा है? छीण कर रहा है। और इसीलिए अक्सर आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अगले सवाल पर आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो वह आपका है समताप मंडल में। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी की सबसे निचली जो परत है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी गतिविधियां इसी में होती हैं। अब सभी गतिविधियां का मतलब क्या? सभी मौसमी गतिविधियां। यहाँ से सवाल आता है, मौसमी गतिविधि का मतलब तूफान आना, बिजली का चमकना और बादलों का गरजना, इसके अलावा वर्षा होना, आंधी आना, ये सभी घटनाएं किस मंडल में देखने को मिलती हैं? क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। तो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर और आयन, इस तरह से इन परतों का निर्माण हुआ है। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह से रक्षा करता है? कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करने वाला है? तो वो है ओजोन। ठीक है, यही बिल्कुल रोक ली जाती है। अगर यह सीधा पृथ्वी पर आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन को नष्ट कर रहा है? अभी हम लोगों ने बात किया CFC पर, यहाँ CFC नहीं दिया गया है, एक नाम पूछा गया है, तो वो क्या नाम है? क्लोरीन, है ना। CFC में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, तो इसमें क्या है? क्लोरीन गैस, जो ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन करना, यानी जो जल आ रहा है वह पुनः क्या हो? पृथ्वी में पहुंचे और फिर हम तक मिले, फिर जाए, यानी वेस्ट ना हो जल का। कहते हैं जल बिना जीवन संभव नहीं है। रेगिस्तान क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो रेगिस्तानों में जो वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है उसे हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं। कांटेदार वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? रेगिस्तानी क्षेत्र में। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना है। तो बात करें कि छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का एक हिस्सा है, सही है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है, ये भी सही है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, यह गलत है। बाकी सभी सही हैं। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। यानी विस्तार अगर कहें दुनिया में तो 0 से लेकर 10 डिग्री तक
सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता क्या है? जहाँ पर पेड़ पौधे लताएं इत्यादि जीव जंतुओं का सबसे ज़्यादा क्षेत्र या विकास हो, उन्हीं को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे कम होती है और विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। किस वन में ज़्यादा पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन में। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वह आपकी है वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे। आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी, जो दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन, जो प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी है पर लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी आप जानते हैं गंगा। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो वो 10 देशों से बहकर होने वाली डैन्यूब नदी है, जो किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो वह आपकी है कर्णाली नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित माना जाता है? उसे हम लोग मिश्रित कहते हैं। कैसी खेती कहते हैं? मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम का गहन उद्योग है? तो श्रम का गहन उद्योग है चाय, जो बिल्कुल ढलानी क्षेत्रों पर, पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो है, दार्जिलिंग की चाय खूब मशहूर और फेमस है। असम के क्षेत्र में इनका बेहतर रूप से उत्पादन किया जाता है चाय का। और भारत में चाय सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ियों पर ही देखा गया था। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? तो मैक्सिको में सबसे पहले नॉर्मन बोरलांग ने इसकी शुरुआत की थी। और इसी क्रांति को भारत में 1965 से 1966 के दौरान भारत में आई, और इसके भारत में श्रेय दिया जाता है हरित क्रांति का किसे? MS स्वामीनाथन साहब को। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। और वो भी किस खाद्यान्न उत्पादन से? गेहूं और चावल, ये 2 प्रमुख खाद्यान्नों से संबंधित हरित क्रांति है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ दिखाई दिया? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, और पंजाब और हरियाणा में इसका सबसे ज़्यादा व्यापक लाभ दिखाई दिया। किसका? हरित क्रांति का। किस तरह की जलवायु चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? वह है गर्म और नम जलवायु इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि क्षेत्र पाया जाता है। वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग अपने यहाँ कहते हैं किस नाम से? टोंग्या कृषि के नाम से जाना जाता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो वो है चीन। पर चाय का उपभोक्ता सबसे बड़ा कौन है? भारत। यहाँ लोग चाय खूब पीते हैं। अंग्रेजों ने चाय लोगों को देकर चले गए और चाय खूब पी रहे हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जुगाली करने वाला जानवर है? तो जुगाली करने वाला, जिसे हम लोग कहते हैं ना मुंह चलाता रहता है, तो गाय भैंस ये सब बिल्कुल जुगाली करते रहते हैं। जब भोजन करने के बाद देखो मुख को चला देते रहते हैं, उसी को जुगाली कहा जाता है। खनन की प्रक्रिया कि जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कोयला वगैरह निकाले जाते हैं वो किससे? माइनिंग विधि से, खनन विधि से ही निकाले जाते हैं। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें तो वो बेधन या ड्रिलिंग प्रणाली से निकाले जाते हैं। प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम पदार्थ सब कैसे निकाले जाते हैं? बेधन या ड्रिलिंग प्रणाली से निकाले जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो वह आपका है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राज़ील शहर में स्थित है और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और आपको याद होगा पृथ्वी का पहला सम्मेलन यहीं पर हुआ था 1992 का। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, याकोहामा जो बंदरगाह शहर है ये जापान का है। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है और दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का ये किस तट से लगा हुआ है? अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। संघाई बंदरगाह चीन का प्रशांत महासागर से लगा है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर से लगा है। वैसे चीन में स्थित संघाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यूरोप जो है वो सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो वह आपका है मनीला, फिलीपींस, जो आपका हिंद महासागर में स्थित नहीं है। बाकी जाकर्ता, चेन्नई, मेलबर्न ये सभी इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं। किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो इसकी स्थिति पाई जाती है सऊदी अरब में, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और यहीं पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अजीजी भी बन रहा है। कहाँ? सऊदी अरब में ही। और दुनिया की पहली 3D मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में ही किया गया है। दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली शुरू की गई थी किस देश में? तो इसकी शुरुआत लंदन में की गई थी सबसे पहले, और भारत में दिल्ली में इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई भूमिगत रेलवे की। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? आप सभी जानते हैं ये हमारा परंपरागत साधन रहा है जल मार्ग। इससे सस्ता कुछ भी नहीं रहा और प्राचीन काल यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और आज तक भी सबसे सस्ता जल मार्ग, सबसे सस्ता परिवहन यही है आपका जल मार्ग। और भारत में सबसे लंबा जल मार्ग जो है वो है जल मार्ग संख्या 1, प्रयागराज से हल्दिया तक। यही भारत का सबसे पुराना है और सबसे लंबा जल मार्ग भी है। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो आपका है प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति पाई जाती है। श्रीलंका को अलग करने वाली संधि का नाम क्या है? तो पाक संधि। देखो जल संधि दो प्रकार की होती है, एक तो जल संधि, दूसरी स्थल संधि। मेरे दोस्त संधि का मतलब होता है समझौता। तो जल संधि जिन्हें कहते हैं जो दो जलीय भाग को जोड़े उसे जल संधि, और जो दो स्थलों को जोड़े उन्हें स्थल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग कर रहा है। हारमुज जल संधि के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह जल संधि जो है ये जोड़ रहा है किसको? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और ओमान को ये ईरान से अलग कर रहा है। ओमान को ईरान से अलग करता है कौन सी जल संधि? तो हारमुज जल संधि। वहीं पर अगर मैं जिब्राल्टर जल संधि की बात करूं तो यह जल संधि जो है यह स्पेन को मोरक्को से अलग कर रही है। स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप का देश है, मोरक्को जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और ये जोड़ता है किसको? खूब ये सवाल पूछा जाता है भूमध्य सागर को अटलांटिक से। बेरिंग जल संधि जोड़ रहा है किसको? तो ये जल संधि जोड़ रहा है बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से, अलग करता है अलास्का को रूस से। तो का उपयोग या उपभोग करते हैं को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो वो प्राप्त किए जाते हैं किससे? सूर्य से प्राप्त किए जाते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी सूर्य ऐसा स्रोत है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसकी ऊर्जा की तरफ सरकार निरंतर प्रयास कर रहा है और कार्य भी कर रहा है। इसकी तरफ, सूर्य की तरफ। अगले सवाल पर आते हैं। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो अरब सागर में स्थिति पाई जाती है किस देश की? मालदीव की। भारत का जलीय पड़ोसी देश भी कौन है? श्रीलंका। तो दो मुख्य रूप से भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं, मालदीव, श्रीलंका। वैसे इंडोनेशिया भी भारत का जलीय पड़ोसी देश ही है। बसंत ज्वार का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बसंत ज्वार के संदर्भ में? तो पहला कथन है बिल्कुल आपका कि ये ज्वार सबसे निम्न होता है, जो कि क्या है?
गलत है क्योंकि ये उच्च ज्वार होता है। बाकी सभी कथन सही हैं कि यह ज्वार अमावस्या के दिन आते हैं, ये ज्वार पूर्णिमा के दिन आते हैं, ये सबसे उच्च ज्वार होते हैं। तो समुद्री लहरों को उठने को, जो समुद्री लहरें उठती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ज्वार, और इनके वापस होने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। प्यूर्टोरिको खाई किस महासागर में स्थित है या पाई जाती है? तो ये आपकी है अटलांटिक महासागर में, दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा हैं या माने जाते हैं? तो ये आपके हैं अटलांटिक महासागर के हिस्से माने जाते हैं। महासागर का उथला हुआ हिस्सा जो एक या उससे कम की औसत ढाल को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है तो वो बिल्कुल किस तरह से होता है? खारा पाया जाता है। समुद्री जल क्या है? खारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी पर 71% से अधिक जल पाया जा रहा है और 29% के लगभग में स्थल पाया जाता है। तो जल तो बहुत ज़्यादा है, पर ये जल उपयोग नहीं है, इंसान के उपयोग के नहीं हैं। इंसान के उपयोग के जल जो हैं वो लगभग 1 कुछ जल बचा है जो हम लोग अपने जीवन को चलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो समुद्री जल को देखकर गुमान मत करो मेरे दोस्त, इसलिए कहते हैं ना, जल ही जीवन है। जल का उपयोग उतना ही करो जितने में आपका कार्य हो जाए। फालतू जल की बर्बादी बिल्कुल मत करो, सेव करो जल को, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां बिना जल के समाप्त हो जाएंगी। जल का संकट निरंतर बना हुआ है, तो जल को स्वयं भी बचाइए और पड़ोसी से बचाने का प्रयास कीजिए। तो पहल तो सबसे पहले स्वयं ही शुरू कीजिए। अगले सवाल पर आते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराओं के निकट उत्पन्न होता है और ध्रुवों की ओर गतिमान होता है, तो वह है आपका भूमध्य रेखा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये आपकी बैकाल झील है, जो सबसे गहरी झील। और आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप सुपिरियर। और दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है वह आपकी है कैस्पियन सागर। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। चिल्का को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो उड़ीसा में है, सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी तटीय झील, तीनों संबंध किससे हैं? चिल्का झील से संबंधित हैं। भूमि और समुद्री हवाओं के कारण उत्पन्न होता है वह आपका है संवहन। उसे क्या कहते हैं? संवहन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवहन तंत्र जल निकाय के पर्यटन का निर्धारक नहीं होता है? तो आपका है अपवहन तंत्र का स्रोत। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना, और दूसरा, आपने इस सेशन में कितने सवाल सही किए हैं वह बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एसएससी जीडी के अगले नए क्लास का इंतज़ार आप बिल्कुल बना के रखिए, और मैं अगले सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बेहतर रूप से लगे रहिए, बने रहिए, कि मानिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।